नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में दशमोत्तर एवं पूर्व दशम छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र छात्राओं को धनराशि का अंतरण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में सहायता प्रदान करना और उनकी पढ़ाई को दृढ़ बनाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देती है और छात्रवृत्ति के माध्यम से लाखों छात्रों के सपनों को साकार करने का प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और अधिकारियों ने भी भाग लिया और लाभार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि वितरित की गई है। विभाग के राज्य मंत्री श्री संजीव गौड़ जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री मोहम्मद दानिश आजाद अंसारी जी, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण श्री एल वेंकटेश्वर लू जी, प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग श्रीमती संयुक्ता समद्दार जी। आज के इस समारोह में विशेष रूप से लखनऊ में उपस्थित अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष, ऐसे ही समारोह प्रदेश के सभी जनपदों में की है, जहां छात्रों को राशि वितरित की गई और इसके साथ ही छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की गई है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत करी और इस कार्यक्रम में उनका भव्य देखने को मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया, जहां शिक्षा में सरकार का सशक्त योगदान देखने को मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जोर देते हुए बता दें कि तमाम पहल की जाए। छात्र छात्राएं साथियों और बहनों और भाइयों, दीपावली के ठीक पहले छात्र छात्राओं को प्रवेश होने के उपरांत छात्रवृत्ति वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं प्रदेश भर के उन सभी छात्र छात्राओं को जिन्हें आज इस छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसके लिए उन सभी को, उनके अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा 10,28,205 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप एक साथ वितरित हो रही है, जिसमें 300 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजी जा रही है। आपने इससे पहले विजयादशमी के ठीक पूर्व देखा होगा, तब भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को इनको स्कॉलरशिप वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा था। मेरा ये मानना था, अक्सर होता क्या था कि छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर उनके साथ एक तो चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था, दूसरा समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी, तीसरा छात्रवृत्ति वितरण के बाद अगर किसी का चयन हो भी गया तो उस पैसा भी उन तक नहीं पहुंच पाता था। हम लोगों ने पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डीबीटी के माध्यम से हर छात्र छात्रा के अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा, इस प्रणाली को प्रदेश में लागू किया गया। इसके उपरांत ये व्यवस्था बनाई गई कि छात्रों को हम लोग वर्ष के अंत में स्कॉलरशिप देने की बजाय अगर 2 बार में स्कॉलरशिप अक्टूबर के माह में और जनवरी के माह में उपलब्ध करवा देंगे, सभी छात्र इससे लाभान्वित हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रभावी ढंग से ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं।
और उसी का परिणाम है कि 2016-17 तक जब प्रदेश के अंदर केवल 46 लाख बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर पाते थे, आज ये संख्या बढ़कर के 62 लाख तक पहुंच रही है। आप सोचिए कि 62 लाख छात्र छात्राएं एक साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप की योजना से लाभान्वित होकर के अपने उज्जवल भविष्य के साथ वे कार्य कर रही हैं। आज का ये समारोह अपने इन होनहार प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी आगे की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न आने पाए, इसके लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलाए गए कार्यक्रम का ही यह एक नई कड़ी है। और उस कड़ी के क्रम में आज हम सब यहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के 3,56,000 छात्र छात्राओं को 114 करोड़ 92 लाख रुपए यहां पर छात्रवृत्ति की उपलब्ध करवा रहे हैं। 97,000 से अधिक छात्र छात्राओं को जो सामान्य वर्ग के हैं, इनको 29 करोड़ 18 लाख रुपए की धनराशि इस छात्रवृत्ति से प्रदान किए जा रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 4,83,000 से अधिक छात्र छात्राओं को आज यहां पर 126 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि आज उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। और अल्पसंख्यक वर्ग के 90,758 छात्र छात्राओं को 27 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि आज की इस स्कॉलरशिप के माध्यम से यहां पर डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधे भेजी जा रही है। इसके पीछे सरकार की मंशा बहुत साफ है और वह ये कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी सरकार की कार्य पद्धति का हिस्सा बनना चाहिए। कि डीबीटी बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आज उन छात्र छात्राओं को इसका लाभ प्राप्त हो, यह इस स्कॉलरशिप के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। और समय पर स्कॉलरशिप मिले जिससे वह छात्र छात्रा कहीं भटकने न पाए, कहीं उसको जाने की और सिफारिश कराने की नौबत न आने पाए। यह भी सरकार की अपनी कार्य पद्धति का हिस्सा और सरकार ने उसके तहत इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू किया है। यह क्रम हमारा निरंतर चलेगा। अभी हम लोगों ने पोर्टल को जो ऑन करके रखा हुआ है, आपने देखा होगा कि गत वर्ष कुछ छात्रों ने पोर्टल में कुछ खामी के नाते या विद्यालयों की लापरवाही के नाते, संस्थानों की लापरवाही के नाते या लेट से एडमिशन होने के नाते बहुत सारी जगह अनुसूचित जाति जनजाति के कुछ छात्र स्कॉलरशिप से वंचित रह गए थे। हम लोगों ने इस बात को तय किया कि उन छात्रों को इस सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए और हम लोगों ने पोर्टल ऑन करवाया है। जैसे ही पोर्टल में सबकी एंट्री हो जाएगी, फिर एक समारोह के माध्यम से उनको भी हम सीधे स्कॉलरशिप का लाभ देंगे, जिससे कोई भी बच्चा छूटने ना पाए और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में बार बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बार बार कहते थे कि पढ़ लिख करके ही हम स्वावलंबन का जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं और देश और अपने समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई आवश्यक है। उसके लिए चाहे जिस भी स्तर पर होकर के हमें मेहनत करनी पड़े, हमने उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। और उस समय की परिस्थितियां, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ाई कर रहे होंगे, उस समय की स्थितियां कुछ और रही होंगी। इतने संसाधन नहीं थे,
तब भी उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की। आज साधन की कमी नहीं, आज संसाधन का भी अभाव नहीं। हमें थोड़ा सा अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, सरकार की योजना के साथ जुड़ना होगा, संस्थानों में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी जाने की आदत डालनी पड़ेगी, पाठ्यक्रम पर फोकस करना पड़ेगा, इनोवेशन के बारे में हमारे मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए और जहां भी अच्छा कुछ देखने को मिलता है उसको सीखने की जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी। कोई कारण नहीं कि आप समाज में एक बड़ी भूमिका में न आ जाएं। अवश्य आ सकता है, हर छात्र आ सकता है, हर छात्र आ सकता है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और 150वीं जयंती पर प्रदेश स्तरीय आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यशाला में मौजूद है। राज्य भर के प्रतिनिधि कार्यशाला में शामिल है। शिक्षा और इतिहास पर चर्चा आयोजित की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं और इसके साथ ही कई कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं और इसके साथ ही राज्य भर के प्रतिनिधि कार्यशाला में शामिल हुए हैं। शिक्षा और इतिहास पर चर्चा आयोजित की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सरदार वल्लभ पटेल की 150वीं जयंती पर प्रदेश स्तरीय आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यशाला में मौजूद हैं और इसके साथ ही राज्य भर के प्रतिनिधि इस कार्यशाला में शामिल हुए हैं। शिक्षा और इतिहास पर चर्चा आयोजित की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, लखनऊ से सरदार वल्लभ पटेल की 150वीं जयंती पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर अब बता दें कि 55% से बढ़ाकर 58 कर दी है। यह विधि 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। सीएम योगी ने कहा कि महापर्व दिवाली के अवसर पर यह निर्णय लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के जीवन में संतोष, सुरक्षा और समृद्धि का दीप जलाने के समान है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनधारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी फतेहपुर में मृतक दलित युवक हरिओम वाल्मीकि परिवार से मिलने पहुंचे। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी ने परिवार के साथ बातचीत की और उनका दर्द और दुख साझा किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार ने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि इनके खिलाफ अपराध हुआ है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि देश में दलितों के खिलाफ अत्याचार और हिंसा की घटनाओं को रोकना जरूरी है और परिवार को न्याय और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी ने मौजूदा सांसद इकरा हसन ने हालिया बयान पर प्रतिक्रिया दी और पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति में विवाद होते रहते हैं, लेकिन गरिमा बनाए रखना आवश्यक होता है। प्रदीप चौधरी ने कहा कि गरिमा से बाहर जाकर शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है और गलत भाषा का समर्थन कभी नहीं किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो लोग उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं, उनके लिए भी सम्मान बनाए रखना सिद्धांत है। हमारी सरकार का मुहिम चलाने का उद्देश्य यही है कि महिलाओं के अंदर आत्म सम्मान बने, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बने, उन्हें कार्य करने का अच्छा एक अनुभव प्राप्त हो, आगे उनके अंदर मनोबल पैदा होकर के आगे बढ़े। लेकिन जो माननीय सांसद जी हैं, वो इस प्रकार की भाषा से लोगों को कहां क्या दिशा देना चाहते हैं, मैं केवल यही जानना चाहता हूँ। कल झापुर में जो बैठक हुई है जिसमें अपनी बात रखी है, वहाँ भावुक भी नजर आई, तो समाज के सभी वर्गों के लोग वहाँ पर, तो इस तरह की बातें होना कहाँ तक? माननीय सांसद जी फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया से नीचे उतर करके नहीं देख रहे।
भावुक बातें कह करके, फ्रस्ट्रेशन दिखा करके लोगों को क्या संदेश देना चाह रही है, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं। वो ये समझ ही नहीं पा रही कि आप एक सांसद हो गए हैं, वो ये समझ नहीं पा रही कि सांसद का प्रोटोकॉल क्या होता है, वो ये समझ नहीं पा रही कि सांसद होने के बाद हमें किस प्रकार की बातें लोगों के सम्मुख रखनी चाहिए। सहारनपुर में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी का जीपीओ रोड स्थित सभागार में भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस द्वारा पीडीए चौपाल कार्यक्रम को रोकना लोकतंत्र की हत्या है। भाटी ने सरकार की तानाशाही और जनता को भटकाने वाली नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी को करारी शिकस्त देकर से फिर से सत्ता में आएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पीडीए चौपाल, पीडीए समाज को, जो कि कुल आबादी का 90% है, उसे जागरूक और संगठित करने के लिए हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जो श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनके साथ अन्याय और भेदभाव सरकार कर रही है। ये किसी भी जाति के वो लोग जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, वो सब पीडीए का हिस्सा हैं। मुख्य तौर पर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तो है ही है, आदिवासी, आधी आबादी है ही है, लेकिन जो अन्य जातियों के लोगों को भी हक नहीं मिले हैं, वो भी सब पीडीए का हिस्सा है। तो सरकार ने क्यों पाबंदी लगाई है? जी, सरकार ने पाबंदी क्यों लगाई है, क्यों आदेश जारी किए हैं? सरकार डरी हुई है। सरकार हमारे कार्यक्रमों से, हमारे आंदोलन से, गरीब आदमी जाग रहे हैं, इससे सरकार डर गई है। और इतिहास गवाह है कि जो तानाशाह शासक होते हैं वो जनता से बहुत डरते हैं, वो जनता के बोलने से डरते हैं। कोई तानाशाह जनता के बोलना पसंद नहीं करता। जिसके अंदर लोकतांत्रिक भावना होती है वो जनता को बोलने की ज्यादा से ज्यादा आजादी देता है। कार्यक्रम की परमिशनें रद्द की जा रही हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण शासन के इशारे पर यह किया जा रहा है। सरकार, मैंने जैसा कहा कि सरकार डरी हुई है इन कार्यक्रमों से। तो सरकार चाहती नहीं कि गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े जागें और वो शासन में हिस्सेदारी मांगें। वो चाहते नहीं इनकी मीटिंगें हों, ये अपने विषयों पर चर्चा करें, अपनी समस्याओं पर चर्चा करें। ये सरकार की बदनीयती है और सरकार की तानाशाही है। इसी वजह से रोक लगाई जा रही है, वरना पुलिस को क्या दिक्कत है? पुलिस क्यों नहीं होने देगी? पुलिस और प्रशासन को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हम कोई आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं, हम तो शांतिपूर्वक चार दीवारी के अंदर बैठ के अपनी चर्चा करते हैं। ये ऊपर के इशारे पर, लखनऊ के इशारे पर ये पंचायतें रोकी जा रही हैं। सेंट्रल नोएडा जोन के थाना फेज 3 पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर अपराधी एटीएम मशीन में कार्ड बदलकर लोगों से ठगी किया करते थे। पुलिस ने पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया और गैंग के चोरों बता दें कि आरोपियों को जेल भेज दिया है। एडीसीपी सेंट्रल के अनुसार गिरफ्तार सभी आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास है। यह आरोपी नोएडा के अलावा अन्य शहरों में भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास और अन्य वारदातों की जांच कर रही है। थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर द्वारा एक गैंग का खुलासा किया गया है जो धोखाधड़ी से एटीएम कार्ड्स की बदली करते हैं और उनसे पैसे निकाल लेते हैं। ये गैंग भीड़ भाड़ वाले इलाकों के एटीएम्स को चिन्हित करके वहां पे जहां से पैसों की निकासी होती है एक काला टेप लगा देते थे। फिर जब कोई व्यक्ति उससे पैसे निकालने आता था तो उसकी मदद करने के नाम पर ये उसके पिन की जानकारी कर लेते थे और अपनी हाथ की सफाई से एटीएम बदल देते थे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उस एटीएम से उसी के अकाउंट से ये लोग पैसे निकाल लेते थे। अभी तक 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उनके पास से 67 एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं। अगर वही धोखाधड़ी की बात हो, कितना अब तक अपराध अपना अंजाम दिया है? इनके अपराध के बारे में बताना चाहूंगी कि एक अपराध जो है थाना फेज 3 पे पंजीकृत है, बाकी अपराधों के बारे में जानकारी की जा रही है। क्या इनके गिरोह में और भी कुछ लोग शामिल हैं? फिलहाल सिर्फ 4 नाम प्रकाश में आए हैं, परंतु इस बारे में भी जानकारी की जा रही है। अटरिया थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। उत्तराखंड से मरीज को लेकर बनारस जा रही एम्बुलेंस का टायर फटने से अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में एम्बुलेंस में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और राहगीर मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया।
जानकारी के अनुसार एम्बुलेंस तेज रफ्तार में थी और अचानक टायर फटने से चालक निरंतर खो बैठा। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस हादसे से पूरे अटविया क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर दनकौर थाना क्षेत्र में जा रही बस के ऊपरी हिस्से में अचानक से आग लग गई। बस के ऊपर रखे सामान में लगी आग से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने समय रहते आग पर काबू पाया और बस में सवार सभी 50 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राम एकादशी 2025 के अवसर पर श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान और भगवान राम की पूजा अर्चना कर अपने मनोकामनाओं के प्रति की कामना की। मेला प्रबंधन अधिकारियों ने बताया कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह सुबह से संगम क्षेत्र में जुटना शुरू हो गए थे। लोगों ने स्नान के बाद विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और भव्य आरती में भाग लिया। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष प्रबंधन किया ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से पूजा अर्चना करने का अवसर मिल सके। इस अवसर पर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मौजूदगी बनाए रखी। दीपोत्सव के अवसर पर सीतापुर शहर रोशनी और रौनक से जगमग उठा है। शहर दुल्हन की तरह सज गई है और बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। दुकानदारों ने ग्राहकों के लिए आकर्षक सजावट की है। सूत्रों के अनुसार महंगाई का असर लोगों की जेब पर महसूस हो रहा है, लेकिन सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कमी का सकारात्मक प्रभाव बाजारों में दिख रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लालबाग चौराहे और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी है और अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह के अनुसार शहर में ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि त्योहार शांति और सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके। पुलिस प्रशासन ने पटाखों की दुकानों पर भी सख्त नजर रखी है। बिना लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जो अवैध रूप से रखे गए हैं, जो बिना लाइसेंस के, उनकी धरपकड़ की जा रही है और लगभग रोज हमारे थाना क्षेत्र में इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। और त्यौहार के दृष्टिगत हमने महिला पुलिस और हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा, साथ में ट्रैफिक पुलिस का फोर्स लगा रखा है, जो लगातार सतत निगरानी कर रहा है और अभी तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। सर्राफा व्यापारियों के सामने पैदल गश्त भी की गई है, उनसे संवाद भी स्थापित किया गया है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।